हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। और आज हम इसके अंदर इसकी पहली वीडियो देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर भारतीय जो संविधान की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ये आप सभी को पता है कि अगर जैसे ये इंडिया कंट्री है, इंडिया है, तो यहाँ से यूरोप से यहाँ अफ्रीका महाद्वीप होते हुए इस रास्ते से ये सभी आए थे यूरोपियन कंट्रीज़। तो जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे आपको पता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन जो है वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। यानी वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ये नाम याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम। और इस महारानी ने, एलिजाबेथ प्रथम ने के चार्टर के द्वारा, यानी एक चार्टर दिया, जैसे आज के टाइम जैसे परमिशन लेटर होता है ना, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में जैसे अभी राजस्थान में चल रहा है 31 व्यक्ति शादी में अलाउ है, जो फिलहाल तो इसे भी हटा दिया गया। तो इसके लिए एक जैसे एसडीएम एक क्या दे रहा है, एक लेटर दे रहा है, एक परमिशन दे रहा है। या फिर आपने देख रखा होगा कि भी एक वाहन दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ज़िला से दूसरे ज़िले में जा रहा है, तो एक परमिशन मिल रही है। तो वो परमिशन एक कागज़ पर लिखी हुई है, तो उसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, चार्टर कह सकते हैं। चार्टर यानी एक तरीके से अनुमति पत्र हो गया। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर दे दिया, एक अनुमति दे दी, एक लेटर दे दिया इन लोगों को कि उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त है। देखिए अब ये यहाँ जरूर लिखा हुआ है कि भारत में, लेकिन रियलिटी में अब देखिए ये मान लो इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ यूरोप से लोग आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इंडिया आ रहे हैं, बीच में साउथ अफ्रीका है, वहाँ भी व्यापार कर रहे होंगे, यहाँ श्रीलंका था, यहाँ भी व्यापार किया। इसके आगे गए ये इंडोनेशिया वगैरह जो जगह हैं, आज सिंगापुर है जहाँ, उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ आगे चाइना जो पड़ता है, तो इन्होंने सब जगह व्यापार किया है। तो ये एक इंडिया के संदर्भ नहीं है, ये सभी के लिए ध्यान रखिएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार थे। एक तरीके इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अधिकार इनको दिया, किसने दिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। अब सोचने वाली बात है, भारत के अंदर परमिशन कौन दे रहा है, ब्रिटेन के लोग दे रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि उस वक्त इंडिया के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं था कोई इनको रोकने वाला। चलिए स्टार्टिंग में ध्यान रखिए, बिजनेस करने आई थी, यानी व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने आए थे ये लोग। अब आगे देखिए, कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, मैंने अभी बताया था कि ये व्यापार करने आए थे, ये लोग क्या करने आए थे, व्यापार बिजनेस करने आए थे, ये ध्यान रखिएगा। ये लोग जो हैं बिजनेस करने आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको भी पता है कि ये लोग क्या हो गए थे, एक तरीके से भी जो स्टार्टिंग में ये व्यापार करने आए ये लोग, उसके बाद धीरे धीरे ये इन्होंने एक तरीके से राजनीति के अंदर हावी हो गए ये लोग। तो ये जो राजनीति में कहाँ से एंट्री होती है इनकी, वो देखिए कि जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी जो कंपनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन वाली है। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी डच की भी थी, ये नीदरलैंड्स वाली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की जो थी, जो 1600 में बनी थी एक तरीके से, वो जो पहले अभी तक क्या थी, सिर्फ व्यापारिक कार्यों में सीमित थी। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार, दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। देखिए एक तरीके से ये लोग कहाँ आ गए, व्यापार से राजनीति में आ गए। और कब, कौन सी घटना से, 1765 में, 1765 की घटना, यानी 1765 में इनको बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा, देखिए तब ये सारा एक कंबाइंड था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा अब अलग अलग है। तो इस एरिया की इनको क्या मिल गई, दीवानी मिल गई। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो दीवानी होता है, आपने कोर्ट के मामले में देखा होगा दीवानी मुकदमे, और एक तो दीवानी मुकदमे होता है, और दूसरा जो एक तरीके से क्रिमिनल एक्ट वाले होते हैं। तो दो, सिविल और क्रिमिनल दो होते हैं। तो यहाँ जो दीवानी मामलों के थे उनको एक तरीके से
राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार इन लोगों को मिल गए थे। यानी इनकी एंट्री एक तरीके से कहाँ होगी, क्षेत्रीय राजनीति के अंदर एंट्री हो गई इनकी। पहले जो बिजनेस कर रहे थे अब व्यापार में आ गए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, अब जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, प्रश्न ये उठ रहा है कि भी 1765 में ऐसा क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको दे दी, और किसने दी? तो देखिए उस वक्त इंडिया के अंदर जो मुग़ल बादशाह था उसका जो नाम था शाह आलम। तो मुग़ल बादशाह शाह आलम ने इनको ये दीवानी दी थी। क्यों दी? क्योंकि 1764 में, देखो 1765 में दीवानी दी थी, 1764 में लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई। किसकी लड़ाई हुई थी? बक्सर। देखो इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था और ये बाद की बात है। बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के में अंग्रेज़ों ने ये लड़ाई जीत ली थी, और ये जीत के उपलक्ष्य में, यानी इनको जीत मिल गई थी, तो एक तरीके से मजबूरी कह सकते हैं शाह आलम की, उन्होंने इनको दीवानी प्रदान की थी। एक तरह संधि, जो इलाहाबाद संधि की जो आपने सुना होगा, उसका रिजल्ट था। तो एक तरह दीवानी के अधिकार आपको दिए किसने, इन अंग्रेज़ों को किसने दिए? मुग़ल बादशाह शाह आलम ने। तो चलिए 1765 में मतलब घटनाक्रम बदल जाता है। 1765 से पहले जो एक तरीके से बिजनेसमैन थे वो कहाँ आ गए? राजनीति में एंटर हो गए, और क्षेत्रीय राजनीति में आएंगे, ध्यान रखिए। अभी तक सेंटर की राजनीति में इनका इंटरफेयर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858, देखिए आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति से पहले का मैटर अलग था और 1857 की क्रांति के बाद का मैटर अलग है। तो ये कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति होगी, अगला साल आ गया 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, यानी रिजल्ट के अंतर्गत। यानी ये नहीं कहना चाहता कि 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ, 1857 में हुआ। ये कह रहा 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट के बदले ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत में शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। मतलब उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, अब ब्रिटिश ताज के अंडर यानी इंडिया का शासन चला गया, ब्रिटिश ताज। ठीक है। और यह शासन 15 अगस्त 1947, जिस दिन अपने को आज़ादी मिली तब तक उनके हाथ में रहा। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत जारी रहा। यानी 1858 में ब्रिटिश ताज ने ये शासन लिया था और अपने हाथों में लिया, और ये लगातार चलता रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि हमें एक संविधान बनाना था, और संविधान बनाने के लिए जो आवश्यकता थी तो उसके लिए ज़रूरत थी संविधान सभा की। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, आप सभी को ये पता है। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भाग में सरकार को प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में हम विस्तृत से व्याख्या करेंगे, और यह जो व्याख्या है 2 शीर्षकों के अंतर्गत हम करेंगे। शीर्षक हैं कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858, क्योंकि आपको पता है 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद सम्राट का शासन चलता है। सम्राट का शासन 1857 से 1947, और उससे पहले कंपनी का शासन है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे 1773 से शुरू करेंगे। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो कंपनी का शासन करेंगे हम 1773 से 1858 तक पहले, और ये जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ेंगे, और यह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मतलब हमने आपको इस वीडियो में सिर्फ परिचय बताना था कि हमने भारत का संविधान शुरू किया है, और हमारा जो पहला लेसन है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और स्टार्टिंग में हमने ये बताया कि किस तरह से ब्रिटेन से एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की 1600 में, और बाद में पहले जो व्यापार करने आई और बाद में वह धीरे धीरे राजनीति में उतर आई। और राजनीति में यानी क्षेत्रीय शक्ति यानी राजनीति में उतरने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो 1700
65 से प्रारंभ हुई, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको मिल गई, सिविल राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार मिल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे किसकी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इस वीडियो में इतना ही।